सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 14 वाक्य व्यवस्था पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 14 वाक्य व्यवस्था। बच्चों, भाषा मानव समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा की मुख्य इकाई ही वाक्य कहलाती है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। जबकि शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। वाक्य के द्वारा ही किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। एक उदाहरण देखिए। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। इन दोनों वाक्यों में एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश और कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में बताने की सूचना देता है, जैसे पुस्तक पढ़ता है, कहानी लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य है और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। देखिए एक उदाहरण, मेरा भाई, ये क्या है? उद्देश्य। विधेय क्या होगा? चतुर है। सुरेश, उद्देश्य। बीमार है, विधेय। भागता हुआ चोर, उद्देश्य है। पकड़ा गया, विधेय। प्रेमचंद की कहानियाँ, उद्देश्य। खूब पढ़ी जाती हैं, विधेय। इन सभी वाक्यों में भाई, सुरेश, चोर, कहानियाँ, ये सभी उद्देश्य हैं और शेष चतुर है, बीमार है, पकड़ा गया, खूब पढ़ी जाती हैं, विधेय है। कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता। आज्ञा सूचक वाक्य में देखिए, वहाँ मत जाओ, विधेय है। यहाँ तुम, उद्देश्य अप्रकट है, यानी कि उद्देश्य तुम छिपा हुआ है। उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी। जैसे देखिए, उद्देश्य है मोहन, विधेय है जाता है। उद्देश्य मेरा मित्र मोहन, विधेय स्कूल जाता है। इस तरह से वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है और विधेय बाद में। आगे देखते हैं पदक्रम। वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद बन जाता है। पद एक व्यवस्थित क्रम में होता है। क्रम भंग होने पर अर्थ भिन्न हो जाता है। वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया के कर्म की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। कर्ता के बाद क्रिया आती है, जैसे मोहन जाता है। मोहन करता है और क्रिया है जाता है। कर्म हो अथवा पूरक, वह कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। जैसे गोपाल ने पुस्तक खरीदी, वह राजा बन बैठा। इसमें पुस्तक कर्म है और राजा पूरक। यदि 2 कर्म हों तो गौण कर्म का स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है। जैसे देखिए, रवि ने गीता को सेब खिलाया। गीता को, ये गौण कर्म है और सेब मुख्य कर्म है। यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है। जैसे
सुरेश ने रस्सी को सांप समझ लिया। रस्सी को ये कर्म है, सांप पूरक है। संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। क्रिया विशेषण का स्थान प्रायः संबंधित क्रिया से पहले होता है, जैसे कृष्ण तेज दौड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों या जिन वाक्यों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं, जैसे सीमा तो आ गई परंतु सरिता अभी तक नहीं आई। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई प्रसिद्ध शहर हैं। संबोधन और विस्मयादि बोधक प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जैसे वाह कमाल हो गया, अरे यह क्या है संजीव, तुमसे ऐसी आशा न थी। ध्यान रहे कि किसी विशेष पद पर बल देने के लिए अथवा कविता में लय के कारण पदक्रम में उलटफेर हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, है ना सुंदर मुंबई। पदक्रम में अधिकांश अशुद्धियाँ विशेषण के प्रयोग में होती हैं। जैसे देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये क्या है वाक्य, अशुद्ध है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह वाक्य शुद्ध है। मुझे एक गरम प्याला चाय का चाहिए, ये वाक्य अशुद्ध है। मुझे एक प्याला गरम चाय चाहिए, यह वाक्य शुद्ध है। वाक्य के प्रकार। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के माने जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, महेश आया। दूसरा, कपिल ने सेब खाया। तीसरा, एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए। चौथा, गीता, रीता और बबीता आ गई हैं। उपर्युक्त उदाहरण में उद्देश्य में पद एक या एक से अधिक हैं, किंतु चारों वाक्यों में विधेय एक एक ही हैं। ये सब सरल वाक्य हैं। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य एक साथ जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखिए, श्याम स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? पहले वाक्य में श्याम स्कूल जाता है एक सरल वाक्य है तथा मन लगाकर पढ़ता है दूसरा सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्यों को और से संयुक्त किया गया है। दूसरे वाक्य में आप चाय पिएंगे सरल वाक्य है, कॉफ़ी दूसरा पद है जिसे या से संयुक्त किया गया है। तीसरा देखिए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब इस वाक्य में गुरुजी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला देखिए, संज्ञा उपवाक्य। ऐसा उपवाक्य जो कर्म अथवा पूरक का काम करे संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसे उपवाक्य प्रायः की से आरंभ होते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम नहीं पढ़ोगे। दादाजी सदा कहते थे कि विजय महान व्यक्ति बनेगा। दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए
संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रायः जो, जिसे, जिसने आदि से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण देखिए, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ जिसने पुरस्कार जीता है। जो परीक्षा में बैठना चाहता है वह बालक खड़ा हो जाए। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता यानी काल, स्थान, रीति आदि को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, जहाँ बस खड़ी है वहाँ चले आओ। जब जब वर्षा हुई फसल अच्छी हुई। अब देखिए, दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात या काम के होने का सामान्य बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह गया, राष्ट्रपति ने पुल का उद्घाटन किया, हवा चल रही है, मैंने पुस्तक पढ़ी। दूसरा है निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम के निषेध यानी न होने का भाव होता है। जैसे देखिए, वह नहीं आया, इसे छूना मना है, इस समय ठंडी हवा नहीं चल रही है। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। जैसे, यहाँ से चले जाओ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यहाँ से उठ जाओ। चौथा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे, आप कब आए, वह क्या कर रहा है, तुम खड़े क्यों हो। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव होता है। जैसे देखिए, आहा कितना सुंदर स्थान है, हाय यह क्या हो गया, हे वह चला गया। छठवां देखिए, इच्छा बोधक वाक्य। इसमें इच्छा, शुभ कामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। जैसे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ। सातवां देखिए, संदेह बोधक वाक्य। इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे, शायद आज वर्षा हो सकता है वह चोर हो। आठवां है शर्त बोधक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम चले तो मैं भी साथ हो लेता। आगे देखिए, वाक्य रूपांतरण। एक प्रकार की वाक्य संरचना को दूसरी संरचना में परिवर्तित करने को रूपांतरण कहा जाता है। पहला है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुककर चली गई, ये क्या है, सरल वाक्य। अब अगर हमें इसे संयुक्त में बनाना है, गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुकी और चली गई। अब देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। गिलास तोड़ने वाला बालक खड़ा हो जाए, ये क्या है, सरल वाक्य है। अब अगर हमें इसे मिश्र में बनाना हो, जिस बालक ने गिलास तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। तीसरा है अनेक वाक्यों को एक वाक्य में बनाना। बादल दिन भर छाए रहें, खूब पानी बरसा, बादल चले गए। अब इसे हम सरल वाक्य में बनाएंगे। दिन भर छाए बादल खूब पानी बरसाकर चले गए। संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, दिन भर छाए बादलों ने खूब पानी बरसाया और चले गए। मिश्र वाक्य में क्या होगा, दिन भर छाए जिन बादलों ने खूब पानी बरसाया था वे चले गए।
चौथा देखिए, विधानवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में अंतरण। एक बालक स्कूल गया, ये विधानवाचक वाक्य है। अब इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना हो तो क्या एक बालक स्कूल गया, और निषेधवाचक वाक्य में बनाना हो तो एक बालक स्कूल नहीं गया। पांचवा देखिए, विधानवाचक से विस्मयवाचक वाक्य में अंतरण। यह दृश्य बहुत सुंदर है। अब अगर इसे हमें विस्मयवाचक में बनाना हो तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक और शर्तबोधक। तो बच्चों, आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। पाठ में पूछे गए अभ्यास प्रश्नों को आप अपने पुस्तक अभ्यास में ही करें। धन्यवाद।